Hello and welcome back to UPSC Akhada. Friends, today we will discuss about a recent judgment of Supreme Court related to the acquisition of private property by state for public purpose. As you all know, एक sovereign state किसी private property को acquire कर सकता है, but that has to be lawful and only for public purpose. Indian Constitution में state को ये power मिलती है under Article 300A, which is a constitutional right to property. Earlier it was fundamental right under Article 19(1)(f and Article 31. 1978 के बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है. तो आर्टिकल 300A के अंदर इट इज प्रोवाइडेड दैट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ स्टेट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट में बताया कि दिस एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मस्ट फॉलो सम प्रॉपर प्रोसीजर, अदरवाइज दिस एक्विजिशन अंडर आर्टिकल 300A shall not be considered as lawful. So the state cannot acquire property without proper procedure. Obviously, this declaration will protect private property from arbitrary acquisition by the state. Supreme Court has also declared that right to property is a constitutional right as well as human right. To acquire private property को acquire करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है केवल कि आपने बता दिया कि पब्लिक पर्पस के लिए हमने एक्वायर किए और कंपनसेशन दे दिया है, केवल ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएं, इससे ये लॉफुल नहीं होगा. इन एडिशन टू दिस द मैंडेटरी प्रॉपर प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड. और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोसीजर में क्या गाइडलाइंस हैं, क्या स्टेप्स हैं, ये पूरा बताया है. सो इस जजमेंट को जानने से पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड, किस तरह से ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचती है. तो ये कहानी है ब्रिंची शाह की. तो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं हैरान परेशान, इनका नाम है ब्रिंची शाह. ये कैलकाटा वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट हैं और इनकी ज़मीन को एक्वायर कर लिया कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अंडर द कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1980. इसके एक्ट के अंदर दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 352 और 363. केवल ये दो आप याद रखो, इस लेक्चर में एंड में बताऊंगा कि इनका क्या रीज़न है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक्वायर एनी लैंड, किसी भी ज़मीन को एक्वायर कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग, वाइडनिंग, एक्सटेंडिंग एक्सेट्रा ऑफ स्ट्रीट, स्क्वायर एंड पार्क. इट मीन्स पब्लिक पर्पस के लिए किसी भी ज़मीन को एक्वायर कर सकते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर, और इसी एक्ट के अंदर इनकी भी ज़मीन एक्वायर कर ली गई. सेक्शन 363 इज रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, और इस सेक्शन में इनको कंपनसेशन दिया गया. मतलब जो दो कंडीशन है वो दोनों फुलफिल हुई. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल अगर होती हैं और प्रॉपर प्रोसीजर को अगर फॉलो नहीं किया तो दिस एक्ट विल बी अनलॉफुल. Kolkata Municipal Corporation claims to have acquired the property of Brinchi Shah in exercise of power under सेक्शन 352. ये वाला सेक्शन 352 के अंडर हमने इनकी ज़मीन ली है. अब इसके अगेंस्ट में ब्रिंची शाह चले जाते हैं हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में ब्रिंची शाह जीत जाते हैं और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगता है कि आपने अनलॉफुली इनकी ज़मीन एक्वायर कर ली विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर. अब कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चली जाती है. फिर सुप्रीम कोर्ट में ही जजमेंट आता है. तो इस जजमेंट को जानने से पहले हम कुछ एक फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन देख लेते हैं, जिससे दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, जितने भी सोवरेन कंट्रीज़ हैं, वेदर आज से पहले जो मोनार्की हुआ करते थे वो भी, और जो इलेक्टेड डेमोक्रेसीज हैं उनमें भी, ये प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की पावर आती कहाँ से है, किस डॉक्ट्रिन में लिखा है ये. और इस जजमेंट में भी इसका डिस्कशन किया गया. डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन का मतलब ये हुआ द प्राइमरी ओनर ऑफ लैंड. अगर मोनार्की है तो किंग, और मॉडर्न स्टेट है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पावर, मतलब स्टेट. स्टेट ही प्राइमरी ओनर है पूरी ज़मीन का. विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जितनी भी ज़मीन है उसका प्राइमरी ओनर कौन है, स्टेट. डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन बेस्ड ऑन टू मैक्सिम. ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ के दो इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जिसके ऊपर ये डॉक्ट्रिन बेस्ड है. पहला, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज पैरामाउंट लॉ. किसी भी लॉ से सबसे बड़ा लॉ है वेलफेयर ऑफ द पीपल. आप देखते हैं डीपीएसपी में हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है. उसका काम ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, पब्लिक पर्पस के लिए काम करे. दूसरा है पब्लिक नेसेसिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइवेट नेसेसिटी. आपकी पर्सनल ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पब्लिक की ज़रूरत क्या है. उसके लिए अगर आपकी ज़मीन लेके पार्क बना दिया, या कोई हाईवे निकल रहा है, कोई रेलवे ट्रैक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़मीन ली जा सकती है. और ये अथॉरिटी थ्रू आउट वर्ल्ड हर स्टेट के पास है, हर सोवरेन के पास है. पहले के टाइम में जब मोनार्की हुआ करती थी तो किंग के पास अथॉरिटी थी. सो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन.
नाउ दिस एमिनेंट डोमेन हैज़ 3 कंडीशंस। इस डॉक्ट्रिन की 3 कंडीशन है। पहली है लॉ, देयर हैज़ टू बी ए लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर स्टेट ले रहा है, इट हैज़ टू बी लॉफुल, देयर हैज़ टू बी लॉ फॉर दैट। दूसरी है पब्लिक पर्पस, दैट एक्विजिशन हैज़ टू बी फॉर पब्लिक पर्पस। ये पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ये किसी एक पर्सन के या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा पब्लिक पर्पस। तीसरा है कंपनसेशन, कि जिसकी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया है स्टेट उसको एक फेयर कंपनसेशन दे। तो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन के लिए। पूरी दुनिया के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट के बेसिस पे ही सभी स्टेट्स के पास, जो भी सोवरेन कंट्रीज़ हैं उनके पास सारी टेरिटरी की जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी सोवरेन स्टेट के पास टैक्सेशन की पावर होती है। स्टेट जब टैक्स लगाता है तो ये भी एक सोवरेन पावर है उसकी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ जो सोवरेन पावर है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। एज यू ऑल नो, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ एक फंडामेंटल राइट था 19(1)(f और एक था आर्टिकल 31। ये था राइट टू प्रॉपर्टी और ये था फंडामेंटल राइट। इट मीन्स अगर इसका वायलेशन होता है तो ए पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और दूसरी ओर अगर देखें तो हमारे यहाँ एक चैप्टर है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसमें एक आर्टिकल है 39B और C, 39B एंड C। ये आर्टिकल्स डायरेक्टिव देते हैं स्टेट को कि दैट स्टेट शैल एंश्योर दैट सोसाइटी हैज़ टू बी एजेलिटेरियन, कि सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो वेल्थ, वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो। तो ये वेलफेयर स्टेट, एक सोशलिस्ट स्टेट एंश्योर करेगा। बट जैसे ही स्टेट ये करने वाला होता है, मतलब कुछ ज़मींदारों की जो बहुत ज़्यादा ज़मीनें ज़मींदार के पास होती थी, उसकी ज़मीन लेके अगर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होता है तो ये आर्टिकल बीच में आ जाते हैं कि जैसे ही आपने ज़मीन एक्वायर करने की बात की तो ये ज़मींदार पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इन्हीं टसल के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद ये 31 में 31A, 31B, 31C ये सब ऐड किए गए। दीज ऑल आर सेविंग क्लोज। सेविंग क्लोज का मतलब कि अगर 39B और C की वजह से किसी की भी प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर किया गया है तो 31A, B, C को देखते हुए ये एक्विजिशन वायलेटिव नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स का। तो ये क्या थे? सेविंग क्लोज थे, बैरियर्स थे, ताकि सरकार अपना सोशलिस्ट काम कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला हो गया था। तो जैसे ही फिर 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार आती है तो इसने इस पूरे मामले को ही ख़त्म कर दिया। कैसे? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1978 के अंदर अबोलिश द राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट। तो इन सब को यहाँ से हटा ही दिया, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहे। और ये क्या कर दिया? एंड मेड इट ए लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको कहाँ मूव कर दिया? 300A में, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका मतलब अगर इनके एप्लीकेशन के लिए अगर किसी की प्रॉपर्टी ली भी जाती है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता। ये उसका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये उसका लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ये हाई कोर्ट जा सकता है 226 के अंदर, बट आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि मेरी ज़मीन नहीं ली जा सकती क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ से ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। और इस 300A के अंदर लिखा है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इट मीन्स एक लॉ है जिसके अंदर ये मेंशन है कि स्टेट किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकता है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग एक्विजिशन हो सकता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के बाद 300A का बहुत बार इंटरप्रिटेशन किया, जिसके अंदर ये बताया कि लॉ तो ठीक है बट इसके साथ में पब्लिक पर्पस होना चाहिए और कंपनसेशन होना चाहिए, और लॉ भी फेयर होना चाहिए। तो ये इनहेरेंट है इसके अंदर, पब्लिक पर्पस और कंपनसेशन। इट मीन्स इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होता गया 300A का। और इसी चेन के अंदर ये जजमेंट है कि इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन इतना अच्छा हुआ है अभी कि इसके अंदर ये भी बताया है कि एक सेट ऑफ प्रोसीजर हम देते हैं आपको, ये सेट ऑफ प्रोसीजर अगर आपने फॉलो किया तो मतलब आप यू आर एक्टिंग एज पर आर्टिकल 300A। तो व्हाट इज द लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 300A? डिस्पाइट इट्स स्पेशल प्लेसमेंट, मतलब अब ये FR में नहीं है, ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। आर्टिकल 300A which declares that no person shall be deprived of his property save by authority of law has been characterized both as constitutional and human right। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट है। ऑल्दो नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, मैंने बताया कि एमिनेंट डोमेन के अंदर 3 कंडीशन होती हैं। पहला लॉ, दूसरा
पब्लिक पर्पस और तीसरा है कंपनसेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A के अंदर केवल ये बात दे रखी है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है, बट पब्लिक पर्पस और कंपनसेशन एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा, ऑल्दो नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन इन आर्टिकल 300A, दीज ट्विन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन रेड इन एंड इन्फर्ड एज नेसेसरी कंडीशन फॉर कंपल्सरी डिप्रोवेशन। तो मतलब ये दो कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो अब अगर स्टेट किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो पहला तो लॉ होना चाहिए, दूसरा पब्लिक पर्पस के लिए ही होना चाहिए, और तीसरा कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। और लॉ भी क्या होना चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अब इतना होने के बाद, क्योंकि ये तो 1978 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में पहले ही बोल दिया था, अभी नया क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर केवल ये 3 बातें ही होना काफ़ी नहीं है। ए पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट लिमिट इटसेल्फ टू दीज कंपोनेंट्स अलोन। तो अब और क्या चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी मस्ट बी सीन एज कंप्राइजिंग इंटरसेक्टिंग सब राइट्स। मतलब अब 300A के अंदर और भी राइट्स हैं, उनको भी फुलफिल करना पड़ेगा जब आप एक्वायर करोगे, ईच विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर बट इंटरकनेक्टेड टू द कंस्टिट्यूट होल। 7 सच राइट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। 7 ऐसे राइट आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। दे डू कंस्टिट्यूट रियल कंटेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आर्टिकल 21 आप देखते हैं कि केवल एक ही लाइन लिखी है, बट उसका इतना ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो गया है कि उसके अंदर बहुत सारे राइट आ गए। तो 300A के अंदर भी अब ये 7 सब राइट आ गए हैं। नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज विल अमाउंट टू वायोलेशन ऑफ दिस राइट बीइंग विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर इनका भी वायोलेशन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अथॉरिटी ऑफ लॉ से एक्विजिशन नहीं किया, और ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर दीज 7 सब राइट्स। पहला, राइट टू नोटिस। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इन्फॉर्म द पर्सन दैट इट इंटेंड्स टू एक्वायर हिज प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसी भी पर्सन की अगर प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो आपको ये नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। राइट टू बी हर्ड। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू हेयर ऑब्जेक्शन ऑफ द एक्विजिशन। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं देना चाहता, तो ये उसका राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)A। ये दोनों ही आर्टिकल 19(1)A के अंदर आते हैं। राइट टू नो एंड राइट टू एक्सप्रेस, कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर क्यों की जा रही है, क्या इंटेंशन है सरकार की। दूसरा, मैं अपनी बात कह सकूं। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इन्फॉर्म द पर्सन ऑफ इट्स डिसीजन टू एक्वायर। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इन्फॉर्म द पर्सन ऑफ इट्स डिसीजन टू एक्वायर। जब नोटिस दे दिया, पर्सन ने अपना ऑब्जेक्शन रख दिया, अब उसके बाद स्टेट एक रीज़न डिसीजन दे कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी हमें लेनी ही होगी, तो ये डिसीजन उस पर्सन के पास पहुँचे। द राइट टू ए रीजन्ड डिसीजन, ए लॉजिकल डिसीजन के ऊपर स्टेट पहुँचे कि हम आपकी प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहते हैं। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द एक्विजिशन इज फॉर पब्लिक पर्पस। द ड्यूटी टू एक्वायर ओनली फॉर पब्लिक पर्पस। अब ये स्टेट की ड्यूटी है, और ये किसका राइट है, जो पर्सन है उसका राइट है कि वो जाने कि उसकी ज़मीन केवल पब्लिक पर्पस के लिए ली जा रही है। तो ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेस्टिट्यूट एंड रिहेबिलिटेट। राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन और फेयर कंपनसेशन, कि जिसकी भी ज़मीन ली जा रही है, कोई भी प्रॉपर्टी ली जा रही है, तो उसको रिहेबिलिटेशन का बताया जाए कि कहाँ आपको रिहेबिलिट करेंगे, क्या आपको कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन फेयर है कि नहीं है। ये सारी बातें भी इस राइट का सब राइट है। द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन इफेक्टिवली विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ऑफ द प्रोसीडिंग। द राइट टू एफिशिएंट एंड एक्सपीडियस प्रोसेस। मतलब होता क्या, ये लीगल प्रोसेस आपको पता होगा। सबसे पहले नोटिस जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्शन आएगा, उसके बाद उसका डिसीजन जाएगा, फिर ये पूरा कंपनसेशन के लिए साइट देखेंगे कि कितने की है, कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, कंपनसेशन फिर पहुंचेगा, फिर उसके पोजीशन लेंगे, फिर उस पर डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो हर एक्ट के अंदर ये बताया जाना चाहिए कि ये कितने समय में जल्दी से जल्दी खत्म होने वाला है। फाइनल कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स लीडिंग टू वेस्टिंग द राइट ऑफ कंक्लूजन। जब ये सब कुछ हो चुका है तो जो ये स्टेट है ये पोजेशन भी ले ले उस ज़मीन का। स्टेट उस ज़मीन के ऊपर पोजेशन एक्वायर कर ले, उसको पोजेशन ले ले, ये होगा फाइनल कंक्लूजन। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन ने स्टेट को ज़मीन दे दी, पर्सन को फेयर कंपनसेशन मिल गया, स्टेट ने पोजीशन ले लिया। ये सारे स्टेप्स अगर फॉलो होते हैं, इट मीन्स इट इज़ लॉफुल एक्विजिशन। इसमें अगर किसी भी स्टेप को फॉलो नहीं किया गया
तो ये लॉफुल एक्विजिशन नहीं होगा। अगर पब्लिक पर्पस, कंपनसेशन और लॉ ये तीनों भी हैं और ये स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो भी वो अनलॉफुल होगा, ठीक है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फाइनल जजमेंट ये दिया। अब आप देख पा रहे हैं ब्रिची सिंह बहुत खुश हैं एंड देयरफॉर सेक्शन 352, याद करो पहली स्लाइड में सेक्शन 352 में मैंने बताया था कि सेक्शन 352 में कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन साहब की ज़मीन को एक्वायर कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 352 डज नॉट प्रोवाइड फॉर दीज सब राइट्स एंड प्रोसीजर। सेक्शन 352 में इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है। इट कैन नेवर बी वैलिड पावर ऑफ एक्विजिशन, तो ये वैलिड नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नेसेसरी प्रोसीजर बिफोर डिप्राइविंग ए पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ लॉ। जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है उसमें केवल ये मतलब नहीं है कि एक लॉ बना दिया, इसमें ये भी है कि एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। अंडर आर्टिकल 300A एंड सेक्शन 352 ऑफ एक्ट कंटेम्पलेट्स नो प्रोसीजर व्हाट्सएवर। इस सेक्शन के अंदर कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इस तरह का कोई प्रोसीजर हमें देखने को नहीं मिलता। देयर इज नो डाउट दैट द एक्सरसाइज ऑफ पावर इज इलीगल, इलिजिटिमेट एंड कॉज ग्रेट डिफिकल्टी टू मिस्टर शाह। इनको बहुत दिक्कत हुई है, इसलिए इस कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में 5 लाख रुपए का जुर्माना बनता है। टू बी पेड टू रेस्पोंडेंट नंबर 1, ये है शाहजी रेस्पोंडेंट नंबर 1, विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज, और 60 दिन के अंदर इनको ये पैसा मिलना चाहिए। पेंडिंग एप्लीकेशंस डिस्पोज ऑफ। इस तरह से पूरा मामला खत्म हो जाता है और ये शाह साहब हैं खुशी खुशी अपनी ज़मीन पे पोजीशन ले लेते हैं। तो ये था पूरा मामला। इसके अंदर क्रक्स अगर देखें तो सिंपल सी बात ये है कि जो आर्टिकल 300A है उसमें केवल लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो यहाँ केवल लॉ होना ही काफ़ी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ये प्रोसीजर पूरा दे दिया कि इसको फॉलो करना होगा आपको। लॉ तो होना ही चाहिए, पब्लिक पर्पस के लिए तो होना ही चाहिए, कंपनसेशन तो मिलेगा ही, बट ये प्रोसीजर भी फॉलो होगा, तब हम मानेंगे दैट एक्विजिशन इज लॉफुल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जजमेंट एंड आप इसे रिवाइज करें, ये प्रीलिम्स में कहीं आ सकता है या मेंस में आपके लिखने में हेल्प कर सकता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।